आज हमारी देशभक्त रिपोर्टिंग का पड़ाव देश का वो हिस्सा होगा जहां भारत सहित 5 देशों की सरहदें मिलती हैं और आप में से कई दर्शकों ने हमारी आज की रिपोर्ट को लेकर अपनी उत्सुकता भी दिखाई है। और अब वक्त आ गया है कि जब मैं आपको घर बैठे उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां जाने की हिम्मत कोई आम इंसान कभी नहीं कर सकता। हमारी आज की रिपोर्ट जिस जगह से की गई है वहां आज से पहले तक कभी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। ये भारत का वो इलाका है जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए बेहद मुश्किल हालात में भारतीय सैनिक यहां पर डटे हुए हैं। मैं उत्तर भारत में देश की सबसे आखिरी चौकी यानी लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, जिसे आप दौलत बेग ओल्डी के नाम से भी जानते हैं। सब सेक्टर नॉर्थ लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबा एक इलाका है। भारत के नक्शे में अगर देखें तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यही है। यहाँ तक कि दुनिया की छत जो कहलाता है पामीर का पठार, पामीर नॉर्थ, अगर सब सेक्टर नॉर्थ के सबसे आगे के पॉइंट से देखें तो सिर्फ 200 किलोमीटर है। लेकिन ये जगह बेहद मुश्किल है। इस जगह पर रहना, इस जगह की रखवाली करना बहुत मुश्किल है। न केवल इसलिए कि इस पर दुश्मनों की निगाहें लगी रहती हैं, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ का मौसम, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की जलवायु और यहाँ की टेरेन शायद दुनिया की सबसे इनहॉस्पिटेबल टेरेन्स में से एक है जहाँ इंसान रहता है। वीराना है, 200-400 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ भारतीय सुरक्षा बल रहते हैं। ये देश का वो इलाका है जहाँ भारत सहित 5 देशों की सरहदें मिलती हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन। और ये है उत्तर पश्चिम में भारत की आखिरी चौकी, जिसका नाम ही एक मौत से शुरू होता है। चारों तरफ काराकोरम पर्वत श्रृंखला, टर्किश भाषा में काराकोरम का अर्थ होता है काला पत्थर, यानी एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो बदनाम रही है यहाँ से गुजरने वालों की मौतों की वजह से। लेकिन सदियों तक चीन और भारत से होकर गुजरने वाला कारवां यहीं से काशगर होते हुए समरकंद और मध्य एशिया में माल लाने या ले जाने का काम करते रहे हैं। मौसम इतना बेरहम कि सर्दियों में तापमान 0 से 53 डिग्री नीचे भी चला जाता है। गर्मियों के मौसम में गरजती हुई श्योक, जिसे स्थानीय भाषा में शायोक भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दुख या अफसोस, रास्ता रोक देती है। यह वो इलाका है जहां एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 2 साल पहले इस इलाके में चीन और भारत आमने सामने आ गए थे। LAC लगातार हमारे ईस्ट की साइड है, यहाँ इस साइड चीन की सरहद है और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। ये DBO का आगे जाने वाला रास्ता है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि कम से कम अब पिछले 2 साल में इस सड़क के बनाने की रफ्तार में बहुत तेज़ी आई है। उससे पहले 1 दशक पहले, यहाँ तक कि 5 से 7 साल पहले तक भारतीय फौजियों को इन पहाड़ों के साथ साथ म्यूल ट्रैक्स पैदल जाते हुए या खच्चरों के जो रास्ते हैं उनसे जाना पड़ता था और नीचे से डुरबुक से DBO तक पहुँचने में 20 दिन तक लगते थे। और तब ये जमी हुई श्योक रिवर के ऊपर से अगर ये सर्दियों में जमी हुई रहती थी तो इसके ऊपर चलते थे, नहीं तो पहाड़ियों के साथ साथ जो पगडंडियाँ और म्यूल ट्रैक्स वहाँ पैदल जाना पड़ता था। डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DS DBO रोड से पहले भारतीय सुरक्षा बलों को ये दूरी आमतौर पर पैदल तय करनी होती थी, जिसमें 2 से 3 हफ्ते तक लग जाते थे। सर्दियों में भीषण ठंड और बर्फ, तो गर्मियों में श्योक नदी का तेज बहाव सफर को और मुश्किल बनाता था। पानी का इस्तेमाल कैसे करते? क्योंकि हमें बार बार यहाँ बताया जाता है कि वाटर ड्रिल आपको करनी है, लगातार आपको पानी पीना है। पानी कैसे पिलाते हैं? आप खुद यहाँ पे अभी खड़े हैं और थोड़ी देर में हम SSN जाएंगे, आपको पता लगेगा डिहाइड्रेशन, एल्टीट्यूड की एक प्रॉब्लम है। पानी सर्दियों में यहाँ पे जो नदियाँ बहती है, नदियों पे जाके उनको खोद के उनके ऊपर आइस की परत निकाल के उसके अंदर से पानी निकालना पड़ता है। और रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एक नॉर्मल इंसान की बॉडी के एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा है। देखो, जो आपने सही पॉइंट उठाया है कि सर्दियों में पानी की ड्रिल ही इतनी इंपॉर्टेंट है। एक जो नॉर्मल चीज़ जो नीचे एक गिलास में पानी भर के टैप खोल के आप पी सकते हो, उसके लिए 2 से ढाई घंटे की मेहनत
जिसमें जवान अपनी पोस्ट से जाता है, वाटर सोर्स तक खोलता है, निकालता है, आइस खोलता है, पानी वापस लेके आता है। अगर वो थोड़ा लेट हो जाता है तो वही पानी फिर से आइस बन जाता है, उसी आइस को वापस पिघालना पड़ता है और उसी वो पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो गर्म पानी कितनी देर तक उसके हाथ में गर्म रहेगा? गर्म पानी मैंने एसएसएन में कहीं देखा नहीं। मतलब अगर आप उसको Yes. जैसे एक आध बार हमने देखा है कि लोग थर्मस फ्लास्क में Yes. खौलता पानी करके ऊपर Yes, निकालते हैं, हाँ। वो बर्फ बन के गिरता है। ये आपने जिनसे भी बात की है यहाँ पे, आपकी बात सही है। इतना लो टेम्परेचर हो जाता है कि आप अपनी चाय को अगर ऊपर फेंको, जब तक वो नीचे आके गिरती है तो वो क्रिस्टल आइस के हो चुके होते हैं ज़मीन पर। इस टेम्परेचर में -56 डिग्री टेम्परेचर में शरीर कैसे रिएक्ट करता है? शरीर -56 डिग्री टेम्परेचर के लिए नहीं बना ह्यूमंस का, इसलिए इंडियन आर्मी एक प्रोसीजर, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, हमारा प्रोसेस है एक्लिमेटाइजेशन का। हर स्टेज पे हम एक्लिमेटाइज्ड होते हैं, अपनी बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को इतना फिट रखते हैं ताकि ये ह्यूमन बॉडी उस एल्टीट्यूड जो 18,000 फीट से ऊपर है और -55 डिग्री टेम्परेचर पे अपना ऑपरेशनल टास्क कर सके। इसके लिए बेस्ट क्वालिटी का इक्विपमेंट, बेस्ट क्वालिटी की क्लोथिंग और खाना प्रोवाइड किया जाता है। इंसान बहुत जल्दी ढल जाता है हर चीज़ में, लेकिन मशीन ढाली नहीं जा सकती। कैसे वहाँ पर मशीनें, क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती होंगी उनके अंदर का फ्यूल भी जम जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे फ्यूल हो या कूलेंट हो, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग एडिसिव टू फ्यूल या कूलेंट, वो गाड़ियाँ इतने लो टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर सकती। ऑपरेट क्या करता है? खाली इंसान की ये विल इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो ऐसे दुर्गम इलाके में ही पता चलती है। तो मुझे गर्व से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस हाई एल्टीट्यूड और इस लो टेम्परेचर में भी जहाँ की मटेरियल ख़राब हो जाता है, ये मैन या आदमी और हमारा सोल्जर ही है जो अपना पूरे टास्क अपनी ईमानदारी से पूरे करता है। गाड़ी कैसे फिर स्टार्ट कैसे करते हैं? जम जाता है तो कैसे स्टार्ट कर? हम लोग उन्हें कहानियाँ ये भी सुनी है कि अगर आप चाय मग में डालें तो वो जम जाती है। जैसे हम जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, गाड़ियाँ स्टार्ट करने से पहले नीचे आग लगानी पड़ती है, उसकी फ्यूल पाइपलाइन को उस टेम्परेचर पे लाना पड़ता है, स्पेसिफिक हीटर यूज़ करने पड़ते हैं। जो नॉर्मल राशन, फ्रेश राशन, टमाटर की बात आपने की थी, एकदम सही बात है वो, कि इस टेम्परेचर में टमाटर एक क्रिकेट बॉल जैसे जम जाता है, पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग। हाँ, उसे आप खा नहीं सकते, आप उसे गर्म करेंगे उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मटेरियल भी काम छोड़ देता है। ये खाली मैन है या वो फौजी है जो वहाँ पे डटा हुआ है जो ये काम कर सकता है। चीन ने 1962 में दौलत बेग ओल्डी पर भी कुछ दिनों के लिए कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में भारत ने यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची एयरस्ट्रिप बनाई जो 16,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। लेकिन 1965 के बाद अगले 42 सालों तक यहाँ किसी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग नहीं हुई। 31 मई 2008 में भारतीय वायुसेना ने यहाँ एक AN-32 एयरक्राफ्ट उतारा। अप्रैल 2013 में यहाँ चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर घुसकर अपने टेंट लगा दिए और भारतीय और चीनी सेनाएं एक दूसरे के सामने डट गईं। 2013 अगस्त में ही भारत ने अपने सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस को दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी पर उतार दिया। हम इस वक्त DSDBO रोड पर चल रहे हैं, यानी दरबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव शायोक है जो कि शायोक नदी के किनारे बसा हुआ है। शायोक का अर्थ लद्दाखी भाषा में सौरो यानी दुख होता है। ये नदी साल के ज़्यादातर महीने पूरी तौर पर जमी हुई रहती है और उस वक्त यहाँ से 250 किलोमीटर की DBO तक की दूरी अब से कुछ साल पहले तक भी जमी हुई नदी के ऊपर चलकर ही पूरी की जाती थी। अब हालात बदल रहे हैं और ये रोड DBO तक पहुँचने का ये रास्ता काफ़ी हद तक इसको बना दिया गया है। काफ़ी इसका बहुत सारा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा मेटेलिक यानी कि पक्की सड़क हो गई है और उसके आगे का जो सड़क है वो रफ सरफेस है, लेकिन फिर भी ऐसी सड़क है कि अच्छे वेदर में अगर शायोक का गुस्सा उसके ऊपर ना उतरे तो उसको पार किया जा सकता है और गाड़ियाँ दौलत बेग ओल्डी तक जा सकती हैं। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय सुरक्षा बलों के सामने उत्तर में चीन की सीमा है तो उत्तर पूर्व में चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन।
सियाचिन के बाद ये भारत की उत्तरी सरहद में भारतीय सेना की सबसे एडवांस लोकेशन है। अगर पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे वाले इलाकों को देखें तो अंदाज़ा लगाना आसान है कि यहाँ हर हाल में सुरक्षा बलों का रहना क्यों ज़रूरी है। मैं लद्दाख रेंजेस छोड़कर अब काराकोरम रेंजेस में जाऊंगा। काराकोरम द्वार नाम के जिस सस्पेंशन ब्रिज से मैं शायोक नदी पार करूंगा वो दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है, 11,880 फीट की ऊंचाई पर। लद्दाख रेंजेस में आपको कहीं कहीं सूखे पहाड़ों के बीच हरियाली के दर्शन हो भी जाते थे, लेकिन काराकोरम रेंजेस में कहीं हरियाली का एक तिनका तक नहीं है और ये हालात यहाँ से 250 किलोमीटर आगे तक है। लेकिन ये आगे ही वो जगहें हैं जहाँ चीन और पाकिस्तान आपस में मिल सकते हैं और इसलिए भारतीय सेनाएं यहाँ हर मौसम में हर हाल में तैनात रहती हैं, यहाँ से 250 किलोमीटर आगे तक। हम गर्मियों के उस मौसम में यहाँ आए हैं जब शौक का उफान अपने चरम पर होता है और इसमें फंसने पर बड़ी से बड़ी गाड़ी का क्या हाल होता है आप खुद देखिए। जिस जगह तक पहुँचने के लिए भारतीय सैनिकों को 18 से 20 दिन लगते थे, जिस जगह को 1962 में खाली करना पड़ा था बहुत सारे भारतीय सैनिकों की कुर्बानी के बाद, वो रास्ता, वो जगह अब दूर नहीं रही। बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, न केवल आसमान के रास्ते से बल्कि ज़मीन के रास्ते से भी। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, सब सेक्टर नॉर्थ।